में आकर हमारी ये ज्ञान यात्रा रुकी है। हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में शोभायमान है माननीय मनीषा दुबे जी, जो अधिष्ठाता है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। Sorry, I'm head of the department. Okay. So my best wishes to you, ma'am. Okay, thank you so much, and really thank you so much. I think Professor Anamika is there, so respected dear Anamika madam, and I think Professor Ghosh is there, and maybe my some friends are there. So I conveyed my warm regards to everyone. We have hardly 1 hour और ये अमृत काल है. This is अमृत काल और अमृत काल के अमृत विचार. I think really very important. So let's start. Anamika madam, with your due permission, should I start? Yes, ma'am. You may, but we just want to give a formal introduction of yours. A formal welcome, and then ma'am, we will ask you to start with the lecture. Just to keep the time for you, a formal welcome is must. I think, as a tradition. Please give us that much of you can say time to actually welcome you formally. Chancellor, may please ask. Okay, ma'am. Okay, I'll be. So we welcome you, ma'am, and I welcome you all the dignitaries and all the guests present in this online session. And this is the third day of our Amrit Kal ka Amrit Saptah. Now I would request to coordinator of this program and the learned Dr. Rashi Krishna Sinha sir. He is the most learned person in our department, and I request him kindly, sir, please, I will ask you for a formal vote of hello. I would request you to kindly please come for the welcome lecture, sir. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Anjali. I first of all, on the behalf of our department, welcome our honorable chief guest, the chief speaker of the day, and I am really thankful to our head of the department also that she asked me and to say something on Gandhiji's philosophy today. But more than that, it is a pleasure to listen to our chief guest on this very important issue. इस महत्वपूर्ण विषय पे जिस पे आज व्याख्यान दिया जाना है बहुत ही प्रासंगिक है, और इसको सुनने के लिए मैं बहुत ही लालायित हूँ, क्योंकि गांधी जी के बारे में मैं सुनूंगा, बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक मेरी अपनी स्मृति है कि 1995 में गांधी जी के उसमें शती मनाई जा रही थी, 150वीं शती मनाई जा रही थी. उसका पूरे राज्य के स्तर पर वो हुआ था, क्विज का कंपटीशन हुआ था महात्मा गांधी पे, जिसमें ये उत्तर प्रदेश के लेवल पे हुआ था. और मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे उसमें अपने विश्वविद्यालय से, जहाँ से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहां से उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था. और बहुत सारी चीजें सीखने का गांधी जी के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके आर्थिक राजनैतिक दर्शन के बारे में जानने के बारे में मुझे बहुत मौका मिला. क्योंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था, इसलिए मुझे अर्थशास्त्र की उनके जो व्यू पॉइंट से उनका सोच था, समझ था, वो ज्यादा इसके प्रति झुकाव था. क्योंकि आज उद्बोधन ही इस विषय पे है. डॉक्टर साहब ने 1947 तक, पूरे 100 साल तक का कवर किया है डॉक्टर अनामिका जी ने. ये बहुत ही बात है कि महात्मा गांधी ऐसे समय से ऐसे समय तक प्रासंगिकता, मतलब वर्तमान के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विषय का चयन है. और इसके लिए मैं हमारी हेड डिपार्टमेंट मैडम का और अंजलि जी का और अभिषेक जी का भी, और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स की टीम है उसको भी साधुवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सोच समझ के ये व्याख्यान, और हमारी जो चीफ स्पीकर मैडम है उनका उद्बोधन आज महत्वपूर्ण दिवस पे रखा गया है. आज ये महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि आज चंद्रयान जो है 3 चंद्र की धरा को छुएगा, और हमें महात्मा गांधी के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा नए उस परिदृश्य से. चाहे उनकी वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा हो, चाहे वो ग्रामीण विकास की अवधारणा हो, चाहे चरखा जो एक इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में
उनका परिलक्षित होता हो। हमें ये भी स्मरण रखना होगा कि आखिर हम वो 2006-7 में जो रिसेशन आया था, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये रिपोर्ट्स में था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वजह से हम लोग काफी उससे सुरक्षित रहे। ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग उसमें बच गए पूरी तरह से, लेकिन काफी हद तक सुरक्षित रहे। चरखा के बारे में हो, चाहे वो ग्रामीण भारत को स्वतंत्र आर्थिक रूप से रिपब्लिक्स बनाने के बारे में हो, और ये चीजें कई जगह उनकी महात्मा जी की परिलक्षित होती हैं। मुख्यतः कुछ चीजें व्यवहारिक प्रतीत नहीं भी होती थी, लेकिन आज उनका प्रासंगिकता दिख रहा है जब हम इकोनॉमिक वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इनकम के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफी अवधारणाएं ऐसी हैं जिनको हमें धरातल पे उतारना होगा, क्योंकि जो विचारधारा महात्मा गांधी अपने जीवन में जिसे उन्हें जीकर दिखाया, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो असहयोग हो, वो उस समय, उस काल में, उस कालखंड में असंभव सा प्रतीत होता था। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें, आर्थिक तत्व हमें लगता हो कि ये नहीं संभव है, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे लिए, यदि हम गांधीवादी हैं, गांधी विचार से सोच रखते हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये समझें कि ये एक महत्वपूर्ण परिदृश्य है जब भारत विश्व के पटल पे भूमंडलीयकरण के दौर में दूसरी या प्रथम अर्थव्यवस्था के रूप में कॉम्पीट करेगा, दस्तक देने के लिए आने वाले 25 सालों में। आज जब हम हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि हम पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में होंगे, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 25 साल बाद हम पहले 2 में, या हो सकता है 30 से 35 वर्ष में पहली अर्थव्यवस्था बन जाए। तो यदि हम ये सोच रहे हैं, यदि सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? तो इसमें, इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारी मुख्य वक्ता, हमारी मुख्य अतिथि को मैं नमन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को समय दिया। डॉक्टर अनामिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Without any further ado, I would like to invite Nidhi to kindly briefly introduce ma'am. Briefly. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. A very good evening to all the dignitaries on and off the dais. It is my great honor and pleasure to introduce Professor Manisha Dubey, PhD in Public Finance and Gandhian Economics. She is a professor and head of the Department of Economics in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh. Today's session promises an engaging and enlightening experience for all of us. She will enlighten us with Gandhian philosophy and its significance in the contemporary world. She had supervised 7 PhDs and 28 MPhils, 28 books, and 40 plus research papers are there by her name on it. She had done many major research projects sponsored by UGC and ICSSR, evaluated PhD dissertation of various universities in the country, chaired many technical sessions, and delivered lecture as a subject expert. It is so impossible to mention her every single accomplishment because they are a lot. She is also a member of Indian Economic Association, Indian Society of Labour Economics, Chhattisgarh Economic Association. She is also a member of Draft Ordinance Committee for PG Ordinance in Social Sciences. She is an advisory board of Indian Council of Social Science Research, Northern Regional Center, New Delhi. She is a part of Academic Council and Proctoral Board of Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Besides the aforementioned accolades, she had delivered radio talks on various economic issues, got published her various articles in newspaper, and participated in press conferences. It is such an honor for us to have you today, ma'am, with us. Thank you, ma'am, for coming and bestowing us with your presence. Thank you for doing so much for our society. Please welcome with a huge round of applause, Professor Manisha Dubey. Thank you so much, ma'am. Thank you, Nidhi. Over to you, ma'am. I'm sorry for the delay. Thank you, ma'am. Should I start? Yes, ma'am, please. Thank you, Nidhi. Thank you, everyone. Thank you, Dr. who has introduced the topic, and I am very thankful to Professor Anamika for inviting me, and thankful to your university too. Let's start with the topic because it will take time. ना काफी हमें सोचना होगा. Actually, my topic is वर्तमान परिदृश्य एवं गांधीवादी विचार. When we say वर्तमान परिदृश्य एवं गांधीवादी विचार, we want to say कि Gandhian thought, relevance of Gandhian thought in present economic scenario. So first of all, we have to see what is वर्तमान परिदृश्य.
सबसे पहले तो अगर हम वी ऑल आर आई थिंक मैक्सिमम्स आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वी नो अगर आज हम सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो देखें पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओनली इकोनॉमिक, वी शुड गो फॉर सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो, तो हम पाते हैं कि दुनिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन इज इन पॉवर्टी, may not be exactly below poverty line, but 2/3 population is residing in poverty. और उनकी निर्धनता, उनकी लाचारी, दिस इज द वन डायमेंशन. द सेकेंड डायमेंशन इज कि कंटिन्यूअसली देयर इज द ह्रास हो रहा है पर्यावरण का, और वी हैव सीन द कंडीशन ऑफ उत्तराखंड, अपना हिमाचल प्रदेश, इवन नॉर्थ पोल, साउथ पोल. तो हम एक एक करके देखते जा रहे हैं कि सिनेरियो क्या. सिनेरियो है कि गरीबी है, गरीबी है, समृद्धि के द्वीप भी है और गरीबी का मरुस्थल भी. एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से डरा रहा है. रूस यूक्रेन वार या और भी हम जितने अफगानिस्तान की हालत देखें और जिस तरह के आपके वो बन रहे हैं, वेपन्स बन रहे हैं, तो इससे आज ये भी कंडीशन हमेशा लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं कब मनुष्य जीवन का अंत हो जाएगा हथियारों से. उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा मीडिया कंटिन्यूअस कंज्यूमरिज्म को बढ़ा रहा है. लगातार लोगों को लग रहा है पूंजी की बरसात हो रही है और उपभोग लगातार बढ़ रहा है. ये भी एक रीजन है आपके एनवायरनमेंट का खराब होने का. और जब इतना ज्यादा उपभोगवाद या कंज्यूमरिज्म होता है तो हम देख रहे हैं लोगों में लोभ या लालच, जिसको ग्रीड कहें, बढ़ रहा है. देश और घृणा की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं. तो अभी जिस कंडीशन में हम गुजर रहे हैं वो जमाना गांधी का जमाना नहीं है. आज हम गांधी के टाइम से काफी आगे निकल गए हैं. ना सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो भी गांधी के समय की तरह उतनी सरल, सपाट और पारदर्शी नहीं है जैसी हुआ करती. और हम सभी जानते हैं कि हम ग्लोबलाइज्ड लिबरल इकोनॉमी के अभिन्न अंग बन गए हैं. धीरे धीरे हम राष्ट्र राज्य की परिकल्पनाओं को ताक पे रखकर ग्लोबल नागरिकता, विश्व नागरिकता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीडिया हमें खुशहाली के रंगीन सपने दिखा रही है और हम अपने स्वर्णिम भविष्य पर नजरें टिकाए रखने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं. आपकी जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी है, बाजार उन्मुख अर्थनीति, और मीडिया हमें पूरी तरह से मेंटली अनुकूलित करने में लगा, हमारे मानसिक रूप से अनुकूलित करने में लगा है कि ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, दिस इज गुड फॉर अस. पर हम ये नहीं जानते कि हम इस मॉडल को पसंद करते भी हैं या नहीं. और हमें ये भी नहीं मालूम कि ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये जो सभ्यता जिस डायरेक्शन में जा रही है, क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है या नहीं. मैं यूं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम ये नहीं जानते कि क्या हमारा दुश्मन हमसे बाहर है या क्या कहीं हम ही तो अपने दुश्मन नहीं बन बैठे हैं. तो मैं आपसे कहूंगी, इन परिस्थितियों में ऐसी उहापोह तो तब भी नहीं थी जब गांधी लिख रहे थे. गांधी की पहली किताब थी जब वो 39 ईयर्स के थे, हिंद स्वराज. बाकी जितनी उनकी आत्मकथा देखें या अन्य किताब देखें तो वो उसी का ही एक्सपांशन हमें दिखाती है. मैं आपसे कहूँ, गांधी के समय की बात करूं तो 20वीं सेंचुरी में गांधी और मार्क्स दो ही ऐसे विचारक हुए, ऐसे थिंकर हुए, जिन्होंने कैपिटलिज्म के विकल्प के रूप में अपने विचार रखे. ना सिर्फ विचार रखे बल्कि प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध करके दिखाया कि जैसे आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी काम कर रही है या अन्य इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर रही है, वैसे ही उनके ये जो विचार हैं ये भी काम करेंगे, काम में आने लायक हैं. अभी जैसा कि बोल रहे थे एक सर आपके यहाँ के कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया. गांधी ने जीवन को प्रयोगशाला बनाया और हम सबसे कहा कि आप भी आजमाएं इन विचारों को, और यदि आपको आजमाने के बाद लगता है तब आप इसे स्वीकार करें. जहां तक मार्क्स की बात है, मार्क्स ने सिद्धांतकार की भूमिका अदा की. उन्होंने इसे काफी अच्छे से अपनी किताब में लिखा और मार्क्स की जो अनुयायी थे उन्होंने काफी हद तक उनके सिद्धांतों को अमली जामा पहनाया. और ये इस बात से प्रकट होता है कि लगभग 7 दशक तक मार्क्सवाद रशिया और अन्य देशों में चलता रहा. और परंतु प्रयोग बाद में दोनों ही असफल हुए, या हम कह सकते हैं कि असफल कर दिए गए. असफल हुए या असफल कर दिए गए, यह हम देखेंगे. गांधी ने जिस तरह की व्यवस्था प्रस्तावित की थी, हम जानते हैं कि आजादी के बाद सत्ता आई और बहुत समय तक गांधी के अनुयायियों के पास रही.
और उन्होंने वह रास्ता चुना जिसका विरोध गांधी जीवन भर करते रहे। जबकि आपको पता है कि रूस ने ये शासन व्यवस्था चलती रही और जो भी पूंजीवादी प्रणाली से असंतुष्ट लोग हैं उनको एक अल्टरनेटिव, एक आदर्श विकल्प देती रही, और बाद में उसमें स्वयं समाहित अंतर विरोध और साम्राज्यवादी कूटनीति का शिकार हो दोनों ही अपने मिशन में कुछ हद तक फेल हुए। मैं आपको बताऊं, जब जो कि गांधी की मुख्य किताब मानी जाती है, गांधी के विचारों को पढ़ना तो बिना हिंद स्वराज पढ़े हम नहीं रह सकते, उसने जॉन स्टुअर्ट मिल और अन्य बहुत से पश्चिमी चिंतक थे उस समय के जो कि ये मानते थे कि ये विकास विरोधी है। गांधी की किताब विकास विरोधी है क्योंकि ये जो आधुनिक सभ्यतावादी थे ये अपने विजय, प्रकृति पर विजय पाने निकले थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जो है वह वापस मनुष्य को अतीत के असभ्य और बर्बर समाज में ले जाना चाहता है, ऐसी चेतना फैलाता है और आधुनिक सभ्यता और विकास के वो विरोध में दिखाई देते हैं। परंतु आज जब मुझे अनामिका जी ने कहा और मैंने ये टॉपिक चुना तो एक बात मेरे मन में आई कि आज ये संवाद और भी जरूरी है, पर्टिकुलरली अब, क्योंकि अब हम उत्तर औपनिवेशिक काल में जी रहे हैं और उत्तर औपनिवेशिक जो हालात है, जब हम कॉलोनियल इकोनॉमी, बहुत सी चीजें क्लियरिटी के साथ दिखाई देती है। अब इसमें जो है हम बहुत सारे अंतर विरोधों के भयानक संकट से रूबरू हैं। अब की दफा इसने विश्व को वर्ल्ड वार या विश्व युद्ध में नहीं घेरा है, बल्कि सर्वव्यापक से आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा गहरे युद्ध में जकड़ लिया है। तब तो आपको अपना कॉलोनियलिज्म साफ मायने में दिखाई देता था, परंतु अभी भी वह परोक्ष रूप से हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हालत के भीतर से अभी भी काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आज भी गुलामी जितनी गहरी और बारीक है, जिसे समझ पाना मुश्किल है, उतना ही आप देखते युद्ध भी दबे पांव आकर लोगों की दहलीजों में विस्फोट करने लगा है। कब आतंकवाद, कौन सी ट्रेन में कहाँ बम फट जाएगा, किस बस में कहाँ बम फट जाएगा, किस एरिया में कहाँ, भी नेवर नो। आपके ताज होटल में बम फटेगा, हमें नहीं मालूम था। दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि गांधी की दूसरी जो बात थी वो थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसके आलोचना गांधी जी ने की थी और ये जो परिणति होने वाली थी उसको गांधी की दूरदृष्टि समझती थी। गांधी का कहना था कि ये जो सिविलाइजेशन जो कि आज भारत में कॉलोनियल रूल के थ्रू अंग्रेज लेके आ गए, उसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये शारीरिक सुखों पर केंद्रित है। अभी जो सभ्यता है वह मनुष्य के को एक शरीर रूपी पुतला मानकर चल रही है और वह समझती है कि शरीर को सुखी रखना ही एकमात्र उद्देश्य है। आप अच्छा से अच्छा एसी दे दीजिए, आप उसे चांद पे ले जाइए, आप सारी सुविधाएं दे दीजिए। तो गांधी कहते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पे कहता हूं कि नीति के नाम पर अनीति सिखाई जाती है। शरीर को सुख कैसे मिले यही आज की सभ्यता ढूंढती है, परंतु गांधी कहते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि यह सुख भी, शरीर का सुख भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हम प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर नहीं चल रहे हैं। आप जब प्रकृति के साथ प्राकृतिक तरीके से आप जीते हो, प्रकृति के अनुसार मेहनत करते हो, वो नहीं करते, तो हम जानते हैं कि आज जो प्रॉब्लम, जितनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर या इस तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज जिन्हें हम कहते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज की है, उतनी नहीं, पहले कभी नहीं थी। आज व्यक्ति भोगवाद में या कंज्यूमरिज्म में दूसरे का सुख छीनकर स्वयं सुख पाने की कोशिश कर रहा है, और का सुख छीनकर स्वयं सुख पाने की कोशिश में हम देख रहे हैं आज दुनिया में जितनी हिंसा, लूटपाट और क्रूरता की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर भी इस सभ्यता के जो वकील हैं वो कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे अधिक सभ्य, और वो ये भी कहते हैं कि आप हमारी सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानिए, ये करने से वो बाज नहीं आते। गांधी ये जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसको भी इस भोगवादी सभ्यता की विकृत परिणति मानते हैं। वो कहते हैं कि उद्योगों का विकास मनुष्य में भोग लोलुपता बढ़ाने की दृष्टि से हुआ, और ये जो भोगवादी लिप्साही है ये ही हमें दूसरों को उपनिवेश बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दी। वैसे आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये ऑल और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, हुआ इंग्लैंड में हुआ। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया, स्पेशलाइजेशन किया, हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया। अब प्रॉब्लम क्या है?
इंग्लैंड को प्रॉब्लम आई कि जो इतना बड़ा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हो गया है, इसको कैसे खपाया जाए। और आपने देखा कि विश्व के एक के बाद एक देश जो हैं वो इंग्लैंड के उपनिवेश बनते चले गए, इंक्लूडिंग भारत। और इनके देखा देखी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्रांस में भी हुआ, जर्मनी में भी हुआ और देशों में भी हुआ, पर तब तक अधिकांश देश इंग्लैंड के उपनिवेश बन चुके थे और नेचुरली इन देशों का जो इंटरेस्ट है वो टकराया। इनको उपनिवेश नहीं थे, इनके पास भी प्रोडक्शन ज्यादा था। और विश्व ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा। तो ये जो बाजार का भूमंडलीकरण करने की व्यवस्था की गई है, ये भी इसीलिए की गई है कि आपका कंज्यूमरिज्म बढ़े, भोगवाद बढ़े। और बहुत से देश है जहाँ विकास का पैमाना माना जा रहा है, पूछते हैं कि आपका क्या कंजम्पशन है, ये चीजें पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी के विचार हिंद स्वराज से शुरू हुए और उसी के एक्सपांशन हमें आगे दिखाई दिए। गांधी उस समय 39 साल के थे, 39 वर्षीय, दैट टाइम गांधी वाज बैरिस्टर। 39 वर्षीय बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज में जो विचार व्यक्त किए, बाद में उनके पश्चातवर्ती अवतार हुए महात्मा गांधी। बैरिस्टर गांधी से लेके महात्मा गांधी बनने तक गांधी का जीवन झंझावतों से गुजरा और उसके बाद उनकी जितना समय बीतता गया उतनी आधुनिक सभ्यता के प्रति उनकी धारणा और भी तीक्ष्ण होती चली गई। और उन्होंने कहा, उनसे लोगों ने पूछा, क्या आप हिंद स्वराज में आज इतने वर्षों बाद, जब आप महात्मा गांधी, आप देश के राष्ट्रपिता हैं, क्या आप उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे? गांधी ने कहा कि नहीं, मेरी धारणा उन सब मामलों में और भी मजबूत हो गई है। शायद मैं एक दो शब्दों को हटाना चाहूँ, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि उन्होंने किस शब्द को हटाने की बात की। तो 1939 वर्षीय जो बैरिस्टर गांधी जितना सोच पा रहे थे, जितना we should all have proud of it, कि हमारे पास एक ऐसा था जिसके लिए आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं कर पाएगी कि गांधी की तरह चलता फिरता पुतला भी हो चुका है। तो गांधी के इस हिंद स्वराज को लिखे 114 ईयर्स हो चुके। आप जानते हैं इन 114 सालों में देश और दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। और गांधी जब वो लिख रहे थे तब गांधी ने भारतीय अध्यात्म और दर्शन, अवर फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी का बहुत गहरा अध्ययन किया था। ना सिर्फ उसका अध्ययन किया था, गांधी ने उस समय जो आपके वेस्टर्न फिलोसोफर थे जैसे कि टॉल्स्टॉय, थोरो, एडवर्ड कारपेंटर, टेलर, मैक्स, नार्डू, रस्किन, ऐसे बहुत सारे लोगों का विचारों का अवगाहन किया था। और उन्होंने बहुत सी चीजों में आश्चर्यजनक रूप से पाया था कि जो जितना डीप थिंकर था वो उतना ही करीब करीब भारतीय संस्कृति जैसी चीजों की ही बात कर रहा था। और वो उस समय इतने कायल हो गए भारतीय संस्कृति के कि वो कहते थे कि ये जो मानव सभ्यता जो जिस संकट से जूझ रही है, जो वो चाहती है कि एक अच्छा हेल्थ चाहिए, एक अच्छी आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो इस सब की जो समस्या है इसका समाधान जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से मिलेगा। जानते थे कि ये जो संकट जो उनके समय में आया ये कई गुना आगे हो जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर आज गांधी होते तो शायद वो कहते कि आज जितनी बड़ी समस्याएं जैसी सिस्टम दिख रहा है, आइदर वी स्पीक ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम, तो हम ये कहेंगे कि आज हमें एक नहीं अनेक गांधियों की जरूरत है, जिनके शास्त्रास्त्र या जो ऐसे कई हिंद स्वराज जो उन्होंने लिखे हो, जो इतने विस्फोटक हो, इतने कारगर हो कि वो एक नव गांधीवाद के एक अभिनवित संस्करण की स्थापना करे। मैं आपको उस संबंध में थोड़ा सा पीछे से ले जाना चाहूंगी कि जब तक कॉलोनियल इकोनॉमी थी तब तक बहुत कुछ अलग तरीके से चल रहा था, और जब कॉलोनीज खत्म हो गई तब ये जो कॉलोनी का शोषण था, उपनिवेशों के शोषण पे जो आर्थिक ढांचा टिका हुआ था वो चरमरा है क्योंकि जितने उपनिवेश थे वो या तो कच्चे माल दे रहे थे, और आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड माल ले रहे थे और उनके सारे प्रोडक्ट बिक रहे थे, भोगवाद अपनी तरफ से बढ़ रहा था, पंचायतों को टारगेट किया जा रहा था। पर अब उपनिवेश नहीं है, तब क्या हुआ? साम्राज्यवाद का स्थान अब किसने लिया? मल्टीनेशनल्स। अब कौन आ गई हमारे सामने? बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई। और अब इकोनॉमी सिर्फ उत्पादन पर निर्भर नहीं करती।
जब आप मल्टीनेशनल्स में आ गए हो, आप एफडीआई की बात करते हो, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो अब आपकी अर्थव्यवस्था ब्याज और कीमतों के हेर फेर पर निर्भर हो गई। और आप जानते हैं कि अब ब्लैक मनी का जो प्रोडक्शन है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। और पॉलिटिक्स जो है, मैंने आपको कहा कि कई प्रकार से काम कर रहा है, साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 2009 में आपका सब प्राइम क्राइसिस शो कर रहा है, जैसा कि राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि गांधी का काफी कुछ उन्होंने आगे प्रस्तावना लिखी थी, उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा के समय 70s में कह दिया था कि ये सभ्यता नष्ट होने वाली है। उस सभ्यता का एक धक्का लगा सब प्राइम क्राइसिस में, यूरो क्राइसिस में, और अभी पूरे अमेरिका और यूरोप बहुत घनी मंदी की ओर जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट लगातार गिर रहा है। तो आपको गांधी के विचार समझने हैं, गांधी किस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं, किस तरह हम इन सारी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं कि गांधी स्वराज के बारे में अपनी धारणा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि स्वराज का मतलब इतना ही नहीं है कि अंग्रेज को देश से बाहर निकल दिया जाए। अगर आपने सिर्फ अंग्रेजों के को देश से बाहर निकाला तो ये तो सत्ता का हस्तांतरण है, राज्य सत्ता का हस्तांतरण है। सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने और उनके स्थान पर भारतीयों के बैठ जाने से स्वराज नहीं आ जाए, बल्कि मैं यूं कहूं तो ये एक अंग्रेज विहीन इंग्लिशतान बन जाएगा। वो चाहते थे गांधी ने लगातार प्रयास किया कि सिर्फ सत्ता नहीं, सत्ता के साथ व्यवस्था भी बदले। जो अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सेटअप तैयार किया है उसे हमें इंडिजिनस करना होगा, अपने देश काल की परिस्थिति के अनुसार सिस्टम डेवलप करना होगा। वो बहुत कठोर शब्दों में अंग्रेजों की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ होने के दावे का खंडन करते हैं। आप लोग जानते हो कि जब वो हिंद स्वराज लिख रहे थे, एट दैट टाइम ही वाज जहाज में थे, वो लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तब उन्होंने वहां पे गरम दल के कुछ सदस्य थे जिनसे उन्होंने पूछा था कि आप अगर अंग्रेज चले जाते हैं तो आप देश कैसे चलाओ। पहले तो उन सदस्यों ने कहा कि ये तो बड़ा वो है कि अंग्रेज चले जाते हैं, ये तो हम कह नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो तो पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट की माता कही जाती है और हम वैसे ही चलाएंगे जैसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली जो है वो चल रही है। तब गांधी ने कहा कि उन्होंने जिन दो शब्दों का उपयोग किया जो कि बहुत ही खराब लगते, जिन्हें गांधी बाद में बदलना चाहते थे, वो शब्द थे बांझ एवं वेश्या, बैरन एंड वेश्या। वो बोले कि मैंने जितना ध्यान से देखा ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को, मुझे लगता है कि इन्होंने अगर कुछ डिसीजन लिए भी जो देश के हित में है तो मतदाताओं के दबाव में, और ऑलमोस्ट उन्होंने वेश्या इसलिए कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है वो अपने लीडर के अनुसार चलती है, लीडर बदल जाता है, पार्लियामेंट के खौट बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम अंग्रेजों का है, इसमें जो सांसद है वो सत्ता में बने रहने के लिए नैतिकता और देश हित को भी ताक में रखने से बाज नहीं। और बोले मैंने देखा पॉपुलेशन को वो मीडिया पे बिलीव करता है, और मीडिया ऐसी होती है कि जो जिस पार्टी के पक्ष में होता है उस पार्टी की तरह वो न्यूज देता है, और या फिर जाति धर्म और संप्रदाय को रखकर अपना वोट दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम चल रहा है या जो सिस्टम हमारे यहाँ अंग्रेज लेके चले आए वो देश हित के बदले निजी हित को अधिक महत्व देते थे। गांधी इसमें कुछ अपने विचार रखते हैं। वो ग्राम स्वराज के रास्ते हिंद स्वराज तक पहुंचने की व्यवस्था की वकालत करते हैं। वो कहते हैं गांवों को एक ऐसा डेमोक्रेटिक यूनिट बनना है जो सेल्फ डिपेंडेंट। वो उदाहरण देते हैं कि बहुत प्राचीन समय में जो हमारे गांव होते थे, गांव का आदमी वहीं पैदा होकर वहीं मर जाता था। वहां बुनकरों का भी मोहल्ला होता था जो कपड़े बना लेता था, वहां पे अनाज उगाने वाले कृषक भी होते थे, वहां खेती बाड़ी के काम में आने वाले औजार बनाने वाले भी होते थे, तेल निकालने वाले भी होते थे, वैद्य भी होता था, आपके पंच सरपंच न्याय करने वाले भी होते थे, सब कुछ वहां होता था। तो वो कहते हैं ऐसा हमें अब तब का गांव अब नहीं बनेगा। अब मैंने कहा कि हम 114 साल हो गए, 114 ईयर बैक गांधी के विचार, पर फिर भी जैसा कि आप जानते हैं कि भारत गांवों का देश है, हमें इसे बहुत मजबूत बनाना होगा। और गांधी चाहते थे कि जो हुकूमत सेंटर और स्टेट से गांवों की ओर जा रही है, केंद्र और प्रादेशिक राजधानियों से गांवों की ओर चली जा रही है, वो उल्टा होना चाहिए, गांव से शहर की ओर जाने वाली हुकूमत में बदल जानी चाहिए। क्योंकि तभी ये स्थिति आएगी कि आम आदमी सत्ता के केंद्र में आएगा।
और जब आम आदमी सत्ता के केंद्र में आएगा तो वो अपनी आवश्यकताएं बता पाएगा, वो योजनाओं में अपनी आवश्यकताओं को सम्मिलित करवा पाएगा। हमें ऐसा लगता है कि इनकी योजना आकर्षक है पर संभव नहीं है, हम थोड़ा सा आगे और विचार करते हैं। तो अगर हमने ये विकल्प विश्व को दिया होता तो आज की डेमोक्रेटिक प्रणाली में कहें या कैपिटलिज्म में या कहें या चाइना के कम्युनिज्म में कहें, जो भी विकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं उनसे मुक्त होकर हम एक बहुत अच्छी वैकल्पिक अल्टरनेटिव सिस्टम दुनिया के सामने रख सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो। क्यों नहीं हो? एक तो आज भी गांवों की हालत आप जानते हैं, और गांधी के समय में तो गांव में ज्यादा कोई स्कूल कॉलेज नहीं थे, ना ही कोई वहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेस थे, ज्यादातर कृषि और उससे जुड़े कारोबार वहां पे होते थे। तो जब हम स्वतंत्र हुए तो लोगों के सामने लोगों को 2-3 सिस्टम दिखाई दिया। पहला सिस्टम जो राजा महाराजा उस समय में होते थे, उनकी एक तांत्रिक शासन प्रणाली दिखाई दी। दूसरी उनको ब्रिटिश की वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था दिखाई दी। और तीसरा जो है उनको गांधी का मॉडल जो है दिखाई दिया। गांधी के मॉडल को उन्होंने सोचा अव्यावहारिक है, और उस समय में जो राजा महाराजा थे वो ब्रिटिशर्स के भक्त थे और वो चाहते थे कि वह बने रहें और वो अपना लाभ उठाते रहें, तो उसे मानना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संभव नहीं था, और उन्होंने ब्रिटिश प्रणाली वेस्टमिनिस्टर व्यवस्था जो है उसका चुनाव कर लिया। और हम उसी में अभी तक चल रहे हैं, है ना, लगातार हम उसमें चल रहे हैं। तो आज हम जिस मुकाम पे आ गए हैं उस पर चलते चलते हम प्रसन्न या संतुष्ट तो नहीं। हम देख रहे हैं कि जितने हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं हमारी सभ्यता बढ़ रही है, जितनी रेलगाड़ियां बढ़ रही हैं, जितने आपके जो हैं एम्प्लॉयमेंट की रिसोर्स चांसेस बढ़ रहे हैं, उतने ही लोगों में मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और हम भी नहीं चाहते, हम भी चाहते कि हम और आगे जाएं, और उसमें भले ही हम शरीर से पूरी तरह टूट जाएं। तो जो कंडीशन जो अभी दिखाई दे रही है, मतलब वो कहते हैं कि पहले हम खुले गांव में खुले हवादार घरों में रहते थे तो हमें अंग्रेज कहते थे आप असभ्य हो। बोले अब उन्होंने शहर के शहर बसा दिए, हर शहर के बाजू में स्लम एरिया आ गया, और वो कहते हैं कि देखो स्लम एरिया आ गया, शहर बन गया, हम सभ्य हैं। बोले शहर बन गया, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, हम सभ्य हैं। तो वो कहते हैं हेलो, कुछ कोई और बोल रहा था मैम, आई एम सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू। किसी को कोई मतलब कुछ भी पूछना, एनीबडी कैन स्टॉप मी ना, मैं उनकी बातों का जवाब दूंगी, राइट? पर ठीक है, आपने जो कहा कोई और बोल रहा था वो प्लीज अपनी माइक बंद कर। तो गांधी ने जिंदगी भर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, शासन व्यवस्था, इकोनॉमी, इसके समानांतर भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इकोनॉमी, इनको रखा, और बल्कि ये भी बताया कि आप व्यवहार में लाकर देखो, पर हम नहीं कर पाए, हम इसे ऐसा नहीं कर पाए। तो अब हम देखते हैं कि गांधी किस तरह की बात करते हैं। देखिए, पहले हमको थोड़ा सा यूरोप की तरफ भी जाना पड़ता। यूरोप का जो विकास हुआ या वेस्टर्न कंट्रीज का जो विकास हुआ, उसमें जो उनकी वैज्ञानिक नजरिया और समझ प्रकट होती है, वो कहते हैं वी आर वेरी साइंटिफिक, वी आर वेरी ऑब्जेक्टिव। तो जो समझ प्रकट होती है वही आगे जाकर के वही इंग्लैंड से मार्क्सवाद का जन्म होता है और पुख्तगी पाती है, और गहराई में मार्क्सवाद जैसी बड़ी व्यवस्थित चिंतन विचारधारा आपको मिलती है, शक्ल लेती है उसका। और उस दृष्टि से आप सोचिए कि वैज्ञानिकता की बात करें तो लोगों का कहना है कि गांधी के नजरिए में अवैज्ञानिकता एवं अंतर विरोध नजर आता है। पर अगर हम ये भूल जाए और थोड़ी देर के लिए हम ये सोचे और फिर उसमें आगे बढ़े कि सोचने का एक और तरीका भी हो सकता है, और हम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव का सहारा लें कि चलिए थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, देखते हैं कि ये इसमें कितनी वैज्ञानिकता है, कितनी प्रैक्टिकलिटी है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो गांधी कहते हैं कि विकास का एक तरीका भारत में भी खोजा गया, और गांधी कहते हैं कि भारत में जो विकास का तरीका खोजा गया वो ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा सभ्यता मूलक, और न सिर्फ सभ्यता मूलक, ज्यादा मानवीय। वो कहते हैं कि ये जो तरीका भारत में खोजा गया वो मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों की, मैन एंड नेचर, थोड़ी अलग तरह की समझ से पैदा हुआ है। ये यूरोप की तरह प्रकृति पर विजय पाने का रास्ता नहीं था, बल्कि हमारा रास्ता था प्रकृति के साथ ही होकर विकास करना। वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम नेचर, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर। हमें उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। और प्रकृति भारत में दुश्मन की तरह सामने नहीं आई,
और वही कारण था कि जब हम यूरोपियन हिस्ट्री या वेस्टर्न कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक कबीला दूसरे कबीले का सामूहिक नरसंहार कर देता था। और भारत में सभ्यता न सिर्फ प्रकृति को लेकर चलती है बल्कि एक कबीला दूसरे कबीले को आत्मसात करते हुए मानवीय रिश्तों के दायरे को बढ़ाता है। ये एक बुनियादी दृष्टिभेद की ओर मैं आपको आकर्षित कर रही हूँ कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमारे सिविलाइजेशन में दिखाई देता है। तो मैं कहूंगी नजरिया भी जुदा है, परिप्रेक्ष्य भी अलग। इसलिए गांधी हिंद स्वराज में अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाई गई उनकी सो कॉल्ड वैज्ञानिक और सभ्यता मूलक विकास की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वे कहते हैं अंग्रेजों के द्वारा लाए गए डॉक्टर को यहाँ से तुरंत विदा कर देना चाहिए। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो हमारी आहार की प्राकृतिक पद्धति को नष्ट करते हैं। अगर हमें बीमारियां हैं तो रोगों के उपचार के लिए भी अप्राकृतिक तौर तरीके अपनाते हैं। और इन सब का नतीजा ये निकलता है कि मनुष्य की देह अप्राकृतिक लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो अननेचुरल, हम उसका गुलाम होकर रह जाते हैं। गांधी ने इसको थोड़ा और डिटेल में भी बताया था। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे खूब जानते थे कि डॉक्टर हो या आपका जुडिशरी सिस्टम हो या जो है आपके शिक्षक हो, ये पेड नहीं चाहिए। वो कहते थे कि हमारा जो वैद्य जो भी पढ़ाई लिखाई करता था, आयुर्वेद पढ़ता था, बोले उसकी जरूरत की सारी चीजें साल भर गांव के लोग उसको उपलब्ध कराते थे। वैद्य का जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि लोग बीमार पड़ेंगे तभी उनका घर चले। इसलिए जब वैद्य के पास लोग जाते थे तो वो उनसे पूछता था कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपने कल क्या खाया था, आप कब उठते हो, कितना वॉक करते हो। तो वो जड़ से बीमारियों को दूर करने की कोशिश करता है। पर डॉक्टर हो या वकील, इनका जीवन डिपेंड करता है, अगर झगड़ा ना हो तो वकील का घर ना चले, अगर बीमारियां ना हो तो डॉक्टर का घर ना चले। गांधी कहते हैं वेस्टर्न जो डॉक्टर है वो पेंडेमिक फैलता है तो वो खुश हो जाते हैं, मेरी दुकान चलेगी, क्योंकि वो उनके धंधे में छिपा हुआ है, वकील के धंधे में छिपा हुआ है कि अगर कोई लोगों की लड़ाई ना बढ़ाए तो उनका घर कैसे चलेगा। इसीलिए जब पंच सरपंच झगड़ा सुलझाते हैं, वकील झगड़ा बढ़ाता है, डॉक्टर खुश होता है जब बीमारियां फैलती है, चलो भी अब मैं खाली नहीं बैठूंगा, लोग मेरे पास आएंगे। वो कहते हैं ये इतनी अंदर की चीज हमारे पूर्वज जानते थे कि ये प्रोफेशन को प्रॉफिट से अगर आपने जोड़ा तो आज जो हो रहा है कि कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, जरूरत हो ना हो वो उठा के ऑपरेशन करते थे, मनुष्य शरीर को मजाक समझ लिया गया है। गांधी जी समझते थे, वो कहते थे डॉक्टर को तुरंत विदा करो। ट्रेन की आलोचना करते थे कि ट्रेन चले पर चलकर सफर करने की आदत है। अगर आज गांधी होती और देखते जरा सी दूरी के लिए लोग गाड़ियों में जा रहे हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इनकी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है और बीमारियां बढ़ेगी। गांधी ने कुछ संबंध में कुछ आंकड़े पेश किए थे। उन्होंने यूरोप के कुछ आंकड़े लिए थे और कहा था जहां जहां बिजली चली गई वहां लोग स्वस्थ हो गए, ट्रेन चली गई तो उन्होंने कहा कि मशीनें जरूरी हैं पर मनुष्य शरीर को जिस लिए बनाया गया है कि पैरों को इतना चलना चाहिए, हाथ को इतना काम करना चाहिए, तो आज हम जिम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं गांधी ने कही और यही तर्क उन्होंने यंत्र सभ्यता, मशीनों पर, ये जो कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट के तरीके हैं उन पर लागू किया। उन्होंने कहा कि ये जो नेचर होता है, प्रकृति और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इनकी एक आपसी रिश्ते, एक तरह के श्रम संतुलन वाला समाज पैदा होता है। और जब श्रम संतुलन से हम चलते हैं तब यह एक समाज की एक अच्छी संस्कृति का रूप लेता है। और जब ये ऐसी संस्कृति का रूप लेता है तब मानव सभ्यता विकास करती है। पर ये जो यांत्रिक सभ्यता है ये इस पूरे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती, गड़बड़ा देती है और इससे सामाजिक विकास का जो मानवीय रूप है वह गहराई से जड़े जमाने से चूक जाता है। और जो सभ्यता प्रकट होती है, जैसी कि आज जो सभ्यता प्रकट हुई है, वह प्रकृति और अपने से इतर और मानव समुदाय को दुश्मन मानती हुई उनके ऊपर सत्ता वर्चस्व करने के लिए संघर्ष रहती है। और यही फर्क है और इसी फर्क के कारण जो यूरोपियन कंट्री का सामाजिक विकास हुआ उसका मूल मंत्र हिंसा और भारत का अहिंसा का रूप लेता है। यहाँ तक गांधी ने कह दिया कि सभ्यता के मामले में हम सबसे इस कदर आगे हैं कि हमें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी मानते थे
कि उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता कायम की इंग्लैंड ने हमारे यहाँ, कुछ लोग जो इंग्लैंड के पिछलग्गू हुए, उसने भारत के इस मूल व्यक्तित्व को तबाह कर दिया है। गांधी अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों को जाने नहीं कहते थे, वो चाहते थे कि भारतीय सभ्यता को यदि बचाना है तो अंग्रेजों को विदा करना होगा। गांधी ने कहा मुगल भी आए, रह गए हमारे यहाँ, पारसी भी आए, रह गए, पर उन्होंने हमारी सभ्यता को अपनाया और अंग्रेज हमारी सभ्यता को नहीं अपना सकते, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, विदा कर देना चाहिए। गांधी कहते थे कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, गांधी कहते थे कि हमने भारत अंग्रेजों को दे दिया। सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग, गांधी कहते अंग्रेज गिनती के थे। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है और आप कहोगे कि भाई हम तो अपने तरीके से रहेंगे, अपनी तरह का खाना खाएंगे, अपनी तरीके की भाषा बोलेंगे, अगर बोले हम बोलते हैं उनको कि ना तो हम आपकी अंग्रेजी सीखेंगे, ना हम आपकी कोर्ट कचहरी मानेंगे, ना ही हम आपको अपने घर इनवाइट करेंगे। अंग्रेज कितने दिन रहे? आपके घर कोई मेहमान आता है और वो कहेगा बिल्कुल आप उसकी तरह बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर, वो अगली बार आपके यहाँ नहीं आए, उसको उसकी तरह का खाना ना मिले, रहना ना मिले। तो गांधी कहते हैं कि अंग्रेजों को विदा करना होगा, और उन्होंने कहा कि भारत के किसान कभी भी गुलाम नहीं हुए, वो तो अभी भी स्वतंत्र ही थे। गुलाम वो सो कॉल्ड लोग हुए जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर के पिछलग्गू बने। गांधी ने इस सभ्यता की एक और आलोचना की, उन्होंने कहा ये सभ्यता मनुष्य को आत्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कहा पढ़ा लिखा आदमी बाहर एक लॉक लगाता है, घर के अंदर एक लॉक लगाता है, उसके बाद अगर एक खटपट हो तो डर के मारे उठ के बैठ जाता है। और बोले आप हमारी भारतीय सभ्यता की क्या बात करेंगे, एक किसान जो है एक खाद डाल के खेत में सो जाता है, बाजू में डंडा रखकर रात भर चैन की नींद, उसको अपने शरीर की ताकत का बल है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हाथ में जब तक हथियार है तब तक उनको बल है, बंदूक हाथ में तो बल है और बंदूक छूट के गिर गई। इसीलिए जब हमारे यहाँ बल आजमाया जाता था तो शारीरिक बल आजमाया जाता था, और यहाँ पे बल उनका अपना आत्मबल इतना कम है कि घर के बाहर अगर खटपट हो जाए तो वो डर जाते हैं। और हमारे गांव के लोग बाहर इस तरीके से रहते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, इतनी चीजों का भी यहाँ वक्त नहीं होगा, गांधी इसके बारे में कहते हैं। तो इससे हमने समझा कि गांधी का जो विरोध था सभ्यता मूलक, एक विजित देश का आदमी, एक विजेता देश को जिसके यहाँ सूरज नहीं अस्त होता, उसकी सभ्यता को चुनौती दे, और उसकी सभ्यता की चुनौती का ही एक पार्ट था जिसमें वो कैपिटलिज्म और साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का विरोध कर रहे थे। और ये जो बात थी ये ज्यादा व्यापक मानवीय सवाल के गर्भ से पैदा हुई थी, उनकी जो बात थी। और इसीलिए वैज्ञानिक चिंतन का आग्रह यदि करेंगे तो हमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या गांधी के विचारों से हासिल नहीं होती। उस नजरिए से हमको गांधी पिछड़े हुए, अतीत से चिपके हुए या आत्मवादी धारणाओं से घिरे हुए मालूम पड़ते हैं। पर ऐसा इसलिए भी होता है, चलिए आप इस बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। जिस वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की बात साइंटिस्ट कहते हैं, जिस कहते हैं कि आपको वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ होकर आप सिद्धांत का प्रतिपादन करो, तो ये जो वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता है वो तटस्थ है और गैर मानवीय तरह की है या गैर मानवीय किस्म की है। जबकि गांधी की जो वैज्ञानिकता है उसकी कसौटी ही, उसकी मूल कसौटी ही यही है कि उसे मानवीय होना चाहिए, और वह मनुष्य के प्रकृति पूरक रिश्तों से पैदा होती है। और ये उतनी ही वस्तुनिष्ठ है जितनी कि आज के वैज्ञानिकों की वस्तुनिष्ठता। बस इतना है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि मनुष्य की चेतना स्वतंत्र है। उस वस्तुनिष्ठता में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई, आप मनुष्य की चेतना की बात कर रहे हो। मनुष्य की चेतना के बिना आप किसी भी ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते। और पश्चिम अभी तक ऐसे सवालों से बचता आया है, पर ये जो उत्तर आधुनिक चिंतन शुरू हो गया है इसमें इनकी वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत खंडित होने से बचा नहीं रह पाया। आप पश्चिम में ही देखिए, मिशेल फूको जैसे चिंतक, मिशेल फूको वेस्टर्न फिलोसोफर है, वो भी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की राह पर आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ते हुए वो वेस्टर्न फिलोसफी की जो स्वीकृत धारणा है उन पर सवाल करता है, वो भी गांधी की तरह बड़े नुमाया तरीके से यूरोपीय डॉक्टर, यूरोपीय शिक्षक और जेलर की गैर मानवीय और गैर प्राकृतिक भूमिकाओं पर जाकर अटक जाता है। और यूरोपीय सभ्यता का जो विकास हुआ है उसके मिथक को तोड़ने लायक इतना कुछ देख लेता मिशेल फूको, जो शुरू वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता से करता है। अगर आप वहां से पढ़कर गांधी को पढ़ेंगे तो ये आपको एक अद्भुत हैरानी से भर देगा। हिंद स्वराज के अध्याय चलते हैं, डॉक्टर, वकील, नई शिक्षण संस्था,
आपकी ये जो है संसद, इसकी कटु आलोचना करते चले जाते हैं और भारत को भारत की तरह बचाने के मानवीय तर्क प्रस्तुत करते चले जाते हैं। गांधी और मिशेल फुको में एक और समानता थी, दोनों मानव देह के प्राकृतिक पक्ष को बचाने की बड़ी फिक्र थी उनको कि मानव देह का प्राकृतिक पक्ष बचे। उन्हें लगता था कि प्रकृति पर विजय पाने की शिकार ये पश्चिमी सभ्यता की मानसिकता अब प्रकृति के बजाय सत्ता पर केंद्रित हो गई और भारत में औपनिवेशिक सत्ता ही ऐसी ही विकृति लेकर आई थी। इसको फुको ने, मिशेल फुको ने उत्तर औपनिवेशिक काल के दौर में पहचान लिया था कि सत्ता का यह रूप निरंकुश हो गया है और उसका सबसे खराब जो हमें एग्जाम्पल दिखता है वो है फिदायनी हमला। मनुष्य को ही आपने एक यंत्र बना दिया, अपने अंदर ही शस्त्र लगा के खुद को ही उड़ा देता है। सत्ता का खेल यहाँ तक चला गया। मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से लॉयड आई रुडोल्फ और सुसन हूबर रुडोल्फ की भी एक बुक आई थी जिसका शीर्षक, इसमें भी इसकी जो सामग्री है उसके आधार पे गांधी को उत्तर आधुनिकता का प्रणेता माना गया था और ये माना गया था कि गांधी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, या जिसे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहे या इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कहे, उसको सबसे पहले चुनौती दी। गांधी ने ही सबसे पहली चुनौती दी। इनका जो ढांचा था उत्पादन प्रणाली पे, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट कहते हैं आप जिसमें स्पेशलाइज्ड हो बनाओ, फिर मार्केट में बेचो, बाकी खरीदो। गांधी कहते नहीं, आत्मनिर्भर गांव बनाओ। तो कहते हैं जो प्रोडक्शन है वो उसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को अलग करने की जरूरत नहीं है, जो कलाकार है उसका श्रम भी श्रम है। तो गांधी जो है बहुत सी चीजों का विरोध करते हुए कहते हैं, आप कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, गांधी कहते हैं दरिद्र नारायण, लास्ट पंक्ति पे कौन खड़ा है। आपको मैं बताऊं, आधुनिक सभ्यता, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, वो कहता है कि मनुष्य का शरीर एक मशीन, आप उसको एक रूटीन में लाइए, घंटे के साथ आइए, घंटे के साथ। एक छोटा बच्चा भी जो कारखानों में जैसे घंटे के साथ मजदूर आता जाता है, वैसे ही छोटे बच्चे को भी जो नर्सरी क्लास में पढ़ता है यूनिफॉर्म पे आके घंटे के साथ हम बिठा देते हैं, घंटे के साथ उठा देते हैं। अगर वो खिड़की से बाहर निकल के कुछ नेचर देख रहा है या चिड़िया देख रहा है तो हम उसको बोलते हैं, बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। हम उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी सृजनात्मकता को, गांधी इस सबसे बहुत ही उनको अरुचि हो गई थी और उन्होंने मशीन का बहिष्कार कर दिया था और उपभोगवाद के विकल्प के रूप में सादगी और अपरिग्रह पर जोर दिया। तो उन्होंने कहा जाए तो कैपिटलिज्म का जो है कि शक्तिवाद, उद्योगवाद, उपभोगवाद, या हम यूं कहें मार्केटलिज्म, बाजार सब कुछ है, उसके स्थान पर सादगी, संयम, अपरिग्रह, स्वावलंबन की धारणाएं दी। और आपको मैंने कहा कि गांधी गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसको विकसित किया और नोम चॉम्स्की भी आपके वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। आजकल विश्व सामाजिक मंच का आंदोलन चल रहा है और विश्व सामाजिक मंच के आंदोलन में और भी बहुत से ऐसे आंदोलन जुड़े हुए हैं जिन्हें गांधी के विचारों से प्रेरणा मिली और ये जो है गांधी की ओर वापसी संकेत है। तो हमें थोड़ा डेप्थ में इनसे सोचना होगा, हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम देना होगा। आप जानते हैं कि पहले भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, फिर आपका ये आ गया कैपिटलिज्म, आ गया कम्युनिज्म, आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी, आ गई लिबरल इकोनॉमी, आ गई। तो आज जो समस्या है हमें समझना होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम उसमें खुश हैं, क्या हम हेल्दी हैं, क्या हमें मेंटल पीस है, और हमें वापस गांधी की ओर आना होगा। आई थिंक मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, वैसे ये विषय और भी समय लेने लायक था। थैंक यू सो मच। Ma'am, you may please continue if you wish to. We still have time, ma'am. We are really, mesmerizing you. Actually, मैं ना अकेले नहीं बोलना चाहती अनामिका मैडम, मैं चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन आंसर। Sure, ma'am. Continuous one-sided तो अपन क्लास में भी नहीं पढ़ाते। I know, ma'am. There would be some interaction. I think some कुछ questions शायद कुछ students ने put up किए। अंजलि ma'am, please just see to that. Okay, ma'am. Naren sir, can you help me in this? Yes, ma'am. Can you help? ठीक है. You can ask questions, ma'am. Gandhi. Hardly now we have 7-8 minutes. हाँ मैम, इन्होंने एक प्रगति यादव है जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैम गांधी जी के विचारों को हम इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे। ये सवाल है, एक प्रगति यादव है, हमारे यहाँ की एमए की स्टूडेंट है इस समय। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, गांधी ने इकोनॉमिक्स के हर क्षेत्र में अपने विचार दिए हैं।
आइदर इट इज प्रोडक्शन और कंजम्पशन और मार्केट, ये इन्होंने ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें गांधी ने, जैसे मास कंजम्पशन, कंज्यूमरिज्म, उसका उन्होंने उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जैसे गांधी ने एक, अगर हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर गांव की बात कर रहे हैं, तो वो एक सेटअप दे रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे उनका एक आश्रम सिस्टम था, तो उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन जो होना है वो वहीं के लोग, और उतनी ही मात्रा में जितनी आवश्यकता है, जिसमें हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप ये बात मत करिए जो हमारा थ्योरी है कि अगर हमारा जो है प्रोडक्टिविटी जिसमें हम ज्यादा एफिशिएंट है, उसका प्रोडक्शन ना करके हम अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुओं का थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और हमारे जो आत्मनिर्भर गांव है वहां पे हम उनका प्रयोग करें। और उन्होंने मना कर दिया कि मैं जीएनपी और नेशनल इनकम को विकास का पैमाना नहीं मानता। मैं विकास का पैमाना इस चीज को मानता हूँ कि इनइक्वलिटी कितनी कम हुई, आपकी रीजनल इनइक्वलिटी कितनी कम हुई, इंटर स्टेट इनइक्वलिटी कितनी कम हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा देखेंगे सिलेबस तो आपको पता लगेगा कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में और मुझे लगता है स्टैनफोर्ड या ऑक्सफोर्ड में गांधीयन इकोनॉमिक्स पेपर चलता है, तो जहाँ पे बहुत डिटेल में हम एक एक टॉपिक की चर्चा कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स उनका शुरू ही यहीं से होता है, जैसा कि जेके मेहता का था कि अपनी आवश्यकताएं कम करना, और उसी के संदर्भ में वो ज्यादा विचार रखते हैं। Yes, ma'am. Prakriti Shukla is a student of our Department of Economics, PG, and she has asked that what are the views of Gandhi on AI, artificial intelligence, maybe? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चर्चा नहीं हो रही थी 1909 में वो। And Aditya Singh Bisen is asking in what मैं आपको way. नहीं बताऊंगी कि गांधी जो है ना इस बात पे बिलीव करते थे कि आप जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, हम बहुत सी चीजों में हमें बहुत फायदा करता है, चाहे मशीन लर्निंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। पर आप ये देखिए कि जहां पर हम मनुष्य को पूरी तरह कंट्रोल, देखिए जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम खादी उद्योग था हमारा या हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, तो एक ही आदमी जाकर के रुई उगाता था, उससे धागा बनाता था, उससे कपड़ा बनाता था, फिर उसी से रेडीमेड गारमेंट भी वो तैयार करता था। तो इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन एनी किसी भी चीज में नहीं था। तो जो चीजें कॉटेज इंडस्ट्री में बनती थी वो महंगी थी। आपका जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, हर पॉइंट पे काम बांट दिया। अब एक आदमी अगर एक ही मशीन पे बैठ के लगातार सिर्फ वही काम करता है और कुछ नहीं करता, दूसरा दूसरी जगह काम करता है, तो धीरे धीरे ये कहलाया डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन से फायदा तो हुआ, आपका बहुत कम कॉस्ट में प्रोडक्शन तय हो गया, और जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ, जितना चाहिए उससे ज्यादा मिला। पर व्यक्ति क्या हुआ, मशीन बन गया, उसकी क्रिएटिविटी क्या हुई, खत्म हो गई, वो अब उस मशीन को ही चलाने के लायक रहे। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि जब हम बात करते हैं हस्तकला की, तो उसकी जो पेंटिंग होती है, उसके जो कपड़े होते हैं, उसमें हमको क्रिएटिविटी नजर आती है। तो क्रिएटिविटी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, पर आजकल आर्टिफिशियल, अगर आप लोग BBC न्यूज़ देखेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन बच्चों के लिए गलत वीडियो बनाने में और उनका उपयोग करने के लिए उसका हो रहा है। मतलब अब उसका जैसा चाहे उपयोग करें, बेसिकली गांधी का मशीन नहीं है, हम इंसान है, तुम्हारा स्वार्थ, हमारी बुद्धि, हम प्रकृति के बीच आए और हम नदी, पहाड़ और गाँव के बीच में खुल के बड़ा है। हमें इतना नहीं अपने आप को बांध लेना है कि आपको प्रकृति से बचे दे, तो उनके कुछ खाने में और यदि वो होते तो जैसे ही उनको बच्चों के वो बंधे बंधाए ड्रेस पहन के और घंटी के साथ जाने आने में जो था, या उनको वो जो कल्चर था अफ और आम और बफ, उस तरह का बीफ और बॉय, उसमें जो उनको विरक्ति हुई, तो शायद उनको ये विरक्ति होती। और दूसरी चीज ये है कि एक सिद्धांत और आपने सुना होगा कि सब तरफ एक बराबर बैलेंस होना चाहिए, मटेरियलिज्म हो या स्पिरिचुअलिज्म हो या नेचर के साथ हो, तब वो व्यवस्था टिकती है। अदरवाइज वो एक साइड जाके डायनासोर की तरह वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। मैम, एक स्टूडेंट है अपने यहाँ स्वीति त्रिपाठी, वो ये पूछ रहे हैं कि किस हद तक हमने गांधीवाद को
अचीव किया है या प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। और एक आदर्श ग्राम की अवधारणा के बारे में कोई स्टूडेंट पूछ रहा है कि भावना मिश्रा। एक आदर्श ग्राम तो मैंने आप लोग को बताया है और किस हद तक हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, है ना। अब थोड़ा गांधीवाद की बात हो रही है। कभी भी हमारी डेमोक्रेटिक यूनिट गांव नहीं बनी। और आपको मैं बता दूं कि क्यों होता है ऐसा कि एक आदमी जो है वो ट्रेन में जा रहा है या बस से जा रहा है, उसको चिंता नहीं होती कि मैं इसकी पंखे बंद कर दूं या लाइट बंद कर दूं, क्योंकि उसके मन में ये फीलिंग ही नहीं आती ये मेरा। वो अपने घर का पंखा बंद करता है, पर अपनी कॉलेज का पंखा बंद करे जरूरी नहीं है। पब्लिक प्लेस में वो थूक दे, उससे हो जाता है, घर में नहीं। क्या वजह है इसकी? पहली वजह है कि जब हम एक बार संसद या विधायक चुन के भेजते हैं तब तक वो हमारे हाथ में होता है, पर 5 साल तक जितने पॉलिसी डिसीजन होते हैं उसमें आम आदमी का बहुत कम हाथ होता है या नहीं के बराबर होता है। तो जैसे घर में 2 बच्चे हैं छोटे, और मदर फादर अगर कुछ नया करते हैं या कोई नई चीज लाते हैं, कोई निर्णय लेते हैं और बच्चे से पूछते हैं, तो बच्चे को बाद में ये फीलिंग आती है कि यार इसमें तो मैं भी शामिल था, ये मेरा है। वैसे ही देश में जितनी पॉलिसीज आ रही हैं उसमें अगर आम आदमी शामिल होता तो उसके मन में वही फीलिंग आती कि ये मेरा है। पर गांधीवाद में जो आम आदमी को ताकत देने की बात कही गई थी वो हम नहीं दे पाए। वो फील ही नहीं करता है, वो अपने घर की फिक्र करता है, वो बाहर पब्लिक चीजों की उतनी फिक्र नहीं करता। तो गांधी ने हमेशा विरोध किया कि इस तरह का सिस्टम जो कि रटना, इसको अलावा अपन एजुकेशन के लोग हैं कि हम किसी चीज को बार बार रटे और जाके वॉमिट करके आ जाए एग्जामिनेशन कॉपी में, उसका विरोध किया। पर हम अभी वही सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम एजुकेशन ले रहे हैं। हम सृजन और शिक्षण में भेद नहीं कर पाए। सृजन होता है जब हमें नए थॉट, जैसे अब एनईपी जो है वो गांधीज्म की ओर मूव, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गांधी के सपनों को कम से कम शिक्षण व्यवस्था में साकार करेगी जो गांधी चाहते थे। तो उसमें ये चीजें आ रही हैं कि आपको जैसे हम एबिलिटी एनहेंसमेंट में कहते हैं कि भाई बच्चों को जो है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू एनहेंस एबिलिटी टू थिंक, हाउ टू एनहेंस एबिलिटी ऑफ लॉजिक, इसको हमको ध्यान देना है। या एसईसी में हम कहते हैं कि वो खुद कुछ बनाए, सीखे, सृजन करे। तो एटलीस्ट शिक्षण के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गांधी के विचारों को बहुत हद तक लेकर आएगी और ये अमृतकाल के लिए बहुत अच्छा। मैम, ये संदीप हमारे यहाँ का वीआई स्टूडेंट है सर, ये बीए में इकोनॉमिक्स भी लिया था और इस समय ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैम क्या आप अलाउ करेंगी मैम? हाँ बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन संदीप आप पूछ, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, संदीप आप पूछ लीजिए प्लीज। मैम, गांधी जी का हर फील्ड में हमें उनके जो थॉट्स हैं वो रेलेवेंट लगते हैं, बट आपने कहा कि प्रोडक्शंस भी बढ़ रहे हैं और कंजम्पशंस भी बढ़ रहे हैं, और जब हमें ग्लोबलाइजेशन की गांधी जी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब हम इन जो 60 मिलियन से अब पॉपुलेशन है हमारे डिसेबल पर्सन्स की, और ये यूनिवर्सिटी भी रिहेबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है, उस रेफरेंस में अगर हम देखें गांधी जी के थॉट्स को, तो क्या हमें उनके थॉट से कुछ लाइट मिलती है कि भाई हम कैसे उनके एम्पावरमेंट में और उनके जो आज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है उससे तो उनका एम्पावरमेंट हुआ ही है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ एक मेंटल हेल्थ और एंजाइटी की भी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसा ऑप्शन या कोई ऐसा व्यू हमें नजर आ सकता है गांधी जी के थॉट्स में जो हमें आज देखना चाहिए? आप कई चीजें एक साथ मिला के पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि गांधी ने जिस तरह की बात की उसमें वो प्रकृति के साथ मिलकर जीने की बात जब करते हैं तो वो लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, और लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात में वो ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे फिजिकली मेंटली हेल्दी होंगे। देखिए, जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपके पास बर्थ के साथ आए हैं, तो उसके लिए हमें उनको मदद करनी होगी, है ना। और उसके लिए हमें कुछ बुरा नहीं मानना होगा। डिसऑर्डर्स तो किसी भी प्रकार के, सबके पास किसी न किसी प्रकार के होते हैं। डायबिटीज है, वो भी एक डिसऑर्डर है। पर अदर दैट, अगर आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप एक होड़ में हो और आप कभी भी संतुष्ट नहीं,
आप इतने कंज्यूमरिज्म की ओर बढ़ गए हो कि आपको लगता है, आपको शुरू में, जैसे हम लोग का एक टाइम था जब हमारे फादर्स जो है, जो प्रोफेसर्स, मेरे फादर भी प्रोफेसर थे, तो एक तरह की बात करते थे, बोलते थे बेटा अच्छे घर के बच्चे 2-3 जोड़ी ज्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे, यू आर द स्टूडेंट। फिर अब हमने देखा जब हमारे बच्चे हुए तो वो 10 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, और अब ये कंडीशन आ गई, अगर आपके पास है कपड़े तो आप जितना चाहे खरीदते हो, घर फैल रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे हो, एक टेंशन। दूसरा टेंशन, आप संतुष्ट नहीं हो। आज आप संतुष्ट हुए थे, परंतु कल तक आपने किसी और का देख लिया, आज हमने एक कार खरीदी, आई एम वेरी हैप्पी, कल को किसी ने और बड़ी कार खरीद ली, हम फिर से अनहैप्पी हो गए, अब हम कैसे करें, हमें ये वाली कार चाहिए, हमें ये वाली ड्रेस चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हो कि मेंटल जो प्रॉब्लम है, ये आपके ओवर कंज्यूमरिज्म के कारण ही आ रही है। ये जो आ रही है, एक्चुअली आपको आवश्यकता कितने की? गांधी वहां पे जाके अटकते हैं, वो परिग्रह की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप खुश तो, अगर आपके पास में, अगर हम कहें कि विश्व का सबसे अमीर आदमी, तो हमें वो भी खुश नहीं दिखाई देता। मैं कभी कभी अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अगर सब कुछ मिल जाने से खुश होता तो हर पैसे वाला खुश दिखाई देता, या खूब रिस्पेक्ट मिल जाने से खुशी होती तो हर पोस्ट वाला खुश दिखाई देता, पर एक्चुअली में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें जानना होगा कि हमारी खुशी कहाँ है। गांधी उस पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, वो कहते हैं प्रोडक्शन करना है, एक हेल्दी प्रोडक्शन करना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रकार की सब्जी खा रहे हैं, हम वेराइटी ऑफ फूड खा रहे हैं, हम वेराइटी ऑफ कपड़े पहन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा मेंटल सेटअप ऐसा है कि हम एक पॉइंट है जहाँ पे हम खुश होते हैं, अपरिग्रह करते हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी कहूंगी कि अगर आप अपरिग्रह नहीं करोगे, तो बोलते हैं हवा आदमी बांध नहीं पाया तो लोगों को सांस लेने मिल रही है, पर अनाज आदमियों ने बांध लिया, लोगों को कमी पड़ गई। जो जो सामान हमने बांध लिया, एक के घर में कंबल बॉक्सेस भरे पड़े, कोई गेस्ट आएगा तो लगेगा, और रेलवे स्टेशन पे 4 आदमी ठंड लग के मर रहे हैं, क्योंकि उधर कंबल लोगों के बॉक्सेस से बंद है, उसके पास नहीं। तो वैसे ही ये जो मेंटल प्रॉब्लम है, या हम किसी को अच्छा किसी को बुरा मानते, ये सब खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी भारतीय। आपको एक चीज और बताऊंगी, गांधी ने जिन गांवों की बात की, वहां पे गांव एक यूनिट होती, मैंने भी देखा बहुत बचपन में। अगर गांव में किसी लड़की की शादी हो रही तो गांव वाले पूरे खड़े हो जाते थे, हमारी गांव की इज्जत का सवाल, और कोई छोटा सा पंखा पहुंचा दे रहा है, कोई बड़े बर्तन पहुंचा दे रहा है, मतलब बारात दुखी होकर लौटेगी तो गांव की बेच। पर आज जिस हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चल रहे हैं, वहां पे बाजू वाले के घर में अगर कुछ हो भी गया तो इस घर वाले को पता नहीं लगता। तो गांधी इन सारी चीजों को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हर फील्ड में अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। अभिषेक सर कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सबसे यंगर और डायनेमिक प्रोफेसर में भी होने वाले हैं सर। तो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो विश्वविद्यालय और विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार मैम कि आपने इतना एक कारकर्दगी का आपने लेक्चर दिया, और बहुत ही चला पिछले कई सालों से जो चला आ रहा है, और आगे भी शायद हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जो लेक्चर दिया उसमें ये बात तो सिद्ध होती है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी आयाम नहीं है जहाँ गांधी रेलिवेंट नहीं है। चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे हमारा कल्चर हो। और हम इस बात को जानते भी हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं कि उसको पता हो कि गांधी क्या थे। फिर भी मैम ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमको गांधीयन थॉट्स की रेलिवेंसी को जस्टिफाई करना पड़ता है? ये समाज में या हमारी एजुकेशन सिस्टम में कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है मैम? और क्या भविष्य में इस अवस्था की हम कल्पना कर सकते हैं कि हमको गांधीयन थॉट्स को जस्टिफाई न करना पड़े, और आने वाले समय में गांधीवाद को हम पूरी तरह, या पूरी तरह तो नहीं लेकिन फिर भी एक मैक्सिमम जो हमारी जनरेशन है उस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ गांधी प्रासंगिक है, गांधी आगे भी प्रासंगिक रहेंगे, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाज हो, राजनीति हो, चाहे वो बाजारवाद हो, हर जगह गांधी जी प्रासंगिक है। तो क्या ऐसा समय आ सकता है मैम फ्यूचर में कि हमको इस बात को बार बार इसको जस्टिफाई न करना पड़े, ये गांधी आज भी प्रासंगिक है? थैंक यू मैम। अभिषेक जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी सोच के साथ आपने पूछा है। देखिए होता क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है, देखो गांधी की माँ जिस तरह के आदर्श सामने रखती थी, इवन अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो उनकी पत्नी कस्तूरबा भी
गांधी ने किससे नहीं सीखा? गांधी ने भारतीय अध्यात्म का, दर्शन का, वो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कर रहे थे, पर वो अपनी सभ्यता से दूर नहीं, समझे आप? और उन्होंने जितने भी हम अपने सिद्धांत दिए, हर डायमेंशन पे ओरिजिनलिटी गांधी की है, पर वो सब कुछ भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक ढांचे, आर्थिक ढांचे से उन्होंने लिया। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमारा बच्चा है, आमतौर पे बहुत सारे घरों के लोग बोलते हैं कि देखो बेटा, तुमको डॉक्टर बनना है या एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या वकील बनना है। मतलब बच्चे को इस चीज पे हम एम्फेसाइज करते हैं कि वो अपना ब्रेड एंड बटर कैसे प्राप्त करेगा, डॉक्टर भी। हम उससे ये नहीं कहते कि आपकी इस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। आपके जीवन में खुशी कैसे आएगी, ये हम उसको नहीं बताते। हम उसको ये जरूर बताते हैं कि देखो बेटा, अच्छे से साफ सुथरे रहो, या कोई कोई खूबसूरत है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस हो जाता है, अपनी पर्सनालिटी के प्रति कॉन्शियस हो जाता है। तो जब तक हमारे अंदर गांधी नहीं आएंगे, तब तक हमारे बच्चों के अंदर गांधी नहीं आएंगे। जब तक शिक्षकों के अंदर गांधी नहीं आएंगे, तब तक बाकियों के अंदर गांधी नहीं आएंगे। तो ये सब कुछ होगा अगर हम बच्चों को ये कहें कि बेटा, पहली चीज तो ये है जो उनके माता पिता ने कही थी कि तुम किसी के कहने के अनुसार दुनिया मत देखो, तुम दुनिया को अपने चश्मे से लो। डोंट बी, मैं आज कुछ कह रही हूँ उस पर नहीं, तुम खुद गांधी पढ़ो, तुम समझो, जैसा गांधी ने कहा उसको जीवन में आजमाओ, और उचित लगता है तो मानो, नहीं लगता तो छोड़ दो। तो उनको एक तो फ्रीडम दो, दूसरा उनको हमें अपनी सभ्यता से परिचित कराना पड़ेगा। हर माँ बाप खुश होते हैं बच्चा इंग्लैंड अमेरिका चला गया या हम अमेरिका होकर के आए, तो हमारी जो मानसिकता है वो हम गुलाम रहे हैं, और हमने गुलामी नहीं देखी, पर हमारे खून में गुलामी, हम उनके गुलाम बने हुए हैं। हम उनसे जब दूर हटेंगे, और अब धीरे धीरे हट रही है, अब देखेंगे अमेरिका और यूरोप में तो क्राइसिस आ रहा है, तो धीरे धीरे गर्व, उस समय भी गांधी के समय भी पूरा मन में बिठा दिया गया था कि आपकी सभ्यता जो है वो मूर्ति पूजक है और सब कुछ दुनिया निकाला। विवेकानंद ने उस चीज से लोगों को निकाला। तो विवेकानंद का एक सेंटेंस है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो उनको बताना पड़ेगा यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, निकलो बाहर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. So I think you want to re-quote Mahatma Gandhi, be the change that you wish to see in the world, maybe, in the answer of Dr. Abhishek Pandey. Okay, ma'am, it was nice having you, and I would like to invite our vibrant HOD, ma'am. She is just waiting to deliver her vote of thanks and to you. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Anjali, and I am really, blessed to have you, ma'am, on this online platform. आपने जिस ओजस्वी वाणी में अपने इस वक्तव्य को प्रस्तुत किया, एक बेहतरीन चित्रण प्रस्तुत किया मैडम आपने, और गांधी जी के जिन आपने विचारों को यहाँ पे रखा, वर्तमान परिपेक्ष में उनकी प्रासंगिकता को रखा। जैसे अभिषेक जी ने भी पूछा, क्या ये सफर यूं ही चलता रहेगा? नहीं, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम अपने अंदर गांधी जी के विचारों को समाहित नहीं करेंगे और अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार नहीं करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लाइन मैडम आपने जो कही कि प्राकृतिक जो हमारा संतुलन है उसको बना के, और संस्कृति से आपने जब जोड़ा, और मानवीय सभ्यता की जो कड़ी को आपने रखा गांधी जी के विचारों के माध्यम से, इसके महत्व को हमने वाकई में समझा। और जिस तरह से स्टूडेंट्स ने एक एक करके प्रश्नों की जो झड़ी लगाई, निश्चित रूप से वो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उनके मन में कई सारे प्रश्न उमड़ रहे थे, और शायद यही एक प्लेटफॉर्म हमें जरूरत होती है जहां बच्चे अपने प्रश्नों को रख सके, अपने इस कौतूहल को शांत कर सके। जिस तरह से आपने तारतम्य में बैठाया मैडम, मैं सच में इस बात के लिए वाकई में आपकी फिर से प्रशंसा करना चाहूंगी, और इस ऑनलाइन मंच के लिए आपने सहर्ष स्वीकृति दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ओवर टू डॉक्टर अंजलि। Thank you very much. Should I leave? Thank you, ma'am. Thank you. Should I just give us 2 minutes only? Just 2 minutes. क्या डॉक्टर मुलायम सिंह यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन उसमें जुड़े हुए हैं? मैम, ही इज research scholar of our department, and he would like to extend the vote of thanks. Mulayam, are you there? Yeah. हाँ, please. आप अपने आप को अनम्यूट कर थोड़ा वॉइस बढ़ा लें मुलायम। हाँ, कंटिन्यू करिए।
गुड इवनिंग एवरीवन। आदरणीय कुलपति महोदय, मुख्य वक्ता हमारी प्रोफेसर मनीषा दुबे मैम, प्रोग्राम की संयोजक और विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग डॉक्टर अनामिका चौधरी मैम, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर के सिन्हा सर, डॉक्टर अंजलि सिंह मैम, डॉक्टर अभिषेक पांडे सर, प्रोग्राम के मॉडरेटर हमारे डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मेरे सहयोगी और सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है और मैं आज के दिन इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के इस प्रोग्राम का धन्यवाद ज्ञापन करने आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका दिया। आज के इस ऑनलाइन सीरीज में प्रोफेसर मनीषा दुबे मैम हम सभी को अमृत काल के अमृत सप्ताह में वर्तमान परिदृश्य और गांधीवाद विचार पर अपना व्याख्यान दिया और मैं मैम की तारीफ कैसे करूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गांधी जी को आज तक हमने भी नहीं पढ़ा उस लेवल पर, लेकिन अब समझ में आया मैम ने आज गांधी जी को जिस हिसाब से डिलीवर किया, जिस हिसाब से उनके बारे में बताया और हमारे देश में जिस तरीके से गांधीवादी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मैम ने हम लोगों को प्रेरित किया, मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैम ने बहुत सारी चीज़ें उसमें कही, उसमें से 2-4 चीज़ें मैं आपके बीच जरूर कहना चाहूँगा कि मैम ने कहा है, बताया हमें कि लालच और घृणा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जैसा हम आम जीवन में देख रहे हैं कि आज के समय में ऐसा हो रहा है, हर किसी की, हमारी हो या किसी और की हो, लालच और घृणा सच में बढ़ रही है। तो मैम एक बात तो ये थी, मुझे बहुत अच्छी लगी जो सच्चाई को आपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रखा। एक बात मैम ने और कहा कि दूसरों का सुख छीनकर खुद का सुख पाना चाहते हैं। तो ये हमारा मेंटल सेटअप हो गया है जो हम इसमें हम लोगों को आगे काम भी करना चाहिए और देखना चाहिए। मैम ने जो कहा उसको हमें फॉलो भी करना चाहिए कि जिस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं। मैम ने एक और बात कही कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल प्रणाली थी, हमने वो वेस्टर्न कल्चर का एडॉप्ट किया। तो गांधी जी इसके विरोध में थे और मैम ने भी बताया, तो लेकिन अभी भी हमारे यहाँ वो कल्चर है। तो मैम से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर और थोड़ा सा वो होगा तो हो सकता है हम गांधी जी के विचारों पर और ज़्यादा आगे बढ़े। तो मैम मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने गांधी जी के विचार पर बहुत कुछ हमें सिखाया। मेरे पास और शब्द नहीं है कि मैं आपके कैसे धन्यवाद ज्ञापन कर सकूं। इस चीज़ के लिए मैं विश्वविद्यालय की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बाकी डिपार्टमेंट के मेंबर्स को थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Namaskar. थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके बाय। ओके मैम। ओके थैंक यू।